क्लास ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग नहीं थे और जो लोग न्यू हैं उन सारे लोगों के लिए आज हम क्विक रिकैप कराते हुए आगे बढ़ेंगे। सो दोज हु आर ऑनलाइन, आई नो कि आप लोगों का खत्म हो चुका है। प्लीज हैव पेशेंस फॉर मोर 15 मिनट्स और उसके बाद हम लोग आगे न्यू पार्ट पे इन कर जाएंगे। क्लियर है? नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। हम वही चीज बोल रहे थे कि चार्ज का हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं चार्ज का। और चार्ज जो है वो यदि रेस्ट में है, चार्ज यदि मोशन में है और चार्ज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है तो क्या होता है। तो हम आपको बोल दें कि मास जो है इसका एक फॉर्मूला है m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आता कहां से है? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से। कहां से आता है? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से। यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूटन जब से बताए थे तब तक ये बता के रखे थे वो कि मास वैरी नहीं करता है, मास डजंट वेरी, ऐसा बोल के रखे थे वो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आइंस्टीन जो है वो इसको गलत साबित किया और वो बोले कि नहीं, न्यूटन का सारा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इससे। और वो बोले क्या कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकता है। इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो वो निकाले एक रिलेशन उसके ही आधार पे और वो था m इज इक्वल टू m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है? इसका अर्थ क्या है कि यदि v का मतलब अगर ये जो है ना ये रेस्ट मास है, ये रेस्ट मास है और ये जो है ये एक्चुअल मास है। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई भी मास यानी कि मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऐसा मास जो कि कहीं पर भी रखा है रेस्ट में, उसको यदि हम लोग प्रोजेक्ट कर दें, उसको हम लोग प्रोजेक्ट करें और उसका जो स्पीड है वो अगर हम लोग सी के आसपास में कर दें, सी के आसपास का अर्थ होता है सी का आधा, सी का चौथाई, इस तरीके का कोई भी स्पीड अगर हम लोग ले लेते हैं तो निश्चित रूप से एम नॉट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? तो अगर भी के जगह पे हम लोग अगर c/2 कर दें तो हम देखेंगे कि m का वैल्यू जो है वो समथिंग टाइम्स m0 हो जाएगा। यानी इनिशियली वो m0 था, बाद में 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? बहुत स्लो और आ ये रहा है। संभव कब हो पाता है? जब उसको c के आसपास का स्पीड दें। c मतलब समझ रहे हैं कितना स्पीड है? 3 × 10⁸ 3 लाख से भी ज्यादा। वही लाइट का स्पीड बता रहा है। तो लाइट का स्पीड जो है उसके आधा या उतना ही, अगर मान लीजिए कि हम लोग लाइट के ही इतना कर देते भी को, तो ये c/c क्या हो जाता? कट जाता। 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0। और कुछ भी बटा 0 क्या हो जाता है? इंफिनिटी। क्या हो जाता है? यानी मास इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर देंगे तो उसका मास बेहद बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग मास को इतना तेजी से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग किस चीज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं? एनर्जी के पैकेट को। मास को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर? इसीलिए लाइट जब निकलता है तो कभी आप देखें कि कोई मतलब धूल, कण ये सब निकल के लाइट बना रहा है? ऐसा कभी देखे हैं क्या कि कोई अलग अलग छोटा छोटा पार्टिकल है वो सब मिल गया है और वो मिल के एक गुच्छा बना के और सामने निकल के आया, वो लाइट बन गया? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। कुछ भी दिख नहीं रहा होता है लेकिन फिर भी लाइट एग्जिस्ट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस क्या कि मास का वहां पे नहीं है एग्जिस्टेंस, वहां पे एनर्जी का एग्जिस्टेंस है। किसका एग्जिस्टेंस है? समझ में आ रहा है ये चीज? जो काम मास कर रहा था वो हम लोग किससे करवा रहे हैं? एनर्जी से। क्लियर है पॉइंट? तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12। तो सोचिए कितना अच्छा चैप्टर है। यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट और एक्सीलरेटेड मोशन, ये सारा चीज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ये सारा चीज तो आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। चार्ज क्या होता है, बिहेवियर वगैरह सब कुछ जानते हैं आप लोग। चार्ज क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का प्रॉपर्टी शो करता है। अगर ये किसी अनचार्ज बॉडी के सामने लाया जाए तो फिर इसका जो बिहेवियर है ये क्या है? मतलब
इलेक्ट्रॉन या तो बहुत ज्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन कम होगा। प्रोटॉन के ज्यादा या कम होने का संभावना नहीं है। इन सारे चीज को हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग नया से शुरू करते हैं। चार्ज जो है, ये चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट जो है वो कूलम है, और ये चार्ज का दो प्रॉपर्टी होता है। इस चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कुछ। इस चार्ज का दो प्रॉपर्टी कौन कौन सा है? तो एक प्रॉपर्टी है जो माइक्रोस्कोपिक कहलाता है, और एक प्रॉपर्टी है जो मैक्रोस्कोपिक कहलाता है। प्रॉपर्टी यानी कि जो चार्ज है जिसके वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है, ये दो कंडीशन में हमको दिख रहा होता है, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। अब रहा बात कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज को यदि डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज जब तक रेस्ट में है तब तक तो ये अपना स्थिर कंडीशन में, ऐसा कोई कंडीशन आपको टाइम के आधार पर नहीं आएगा, क्योंकि रेस्ट में है तो टाइम चाहे कितना भी बढ़ जाए ये रेस्ट में ही रहेगा। हाँ या ना? अब हम आपसे बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि Q/T कर दिए, Q/T कर दिए, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ गया। समझ में आ गया ये चीज? और ये चीज क्या कहलाता है? ये चीज करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? करंट। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होता है या नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन सारे लोग आप लोग बताएंगे, करंट जो है वो ऑनलाइन सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? होता है। वेरी गुड। करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, टाइम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q = I × T। ठीक है। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे A1 T1 एंड M0 L0, जो आपको इसमें डालना है वो डाल सकते हैं। समझ में आ गया ये चीज? ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में। अब ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है? तो एक सिंपल सा कंडीशन है कि इस क्लास में पूरा क्लास जो है वो भरा हुआ है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट्स में क्या है कि सारे स्टूडेंट्स का नाम क्या है? चार्ज। सारे स्टूडेंट्स का नाम क्या है? चार्ज। तो हम यदि एकदम नजदीक खड़े हों तो हमको पता होगा कि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है कि नहीं? ये भी चार्ज है, इसका भी मास है, हमको मालूम चल जाएगा ये चीज। हम लोग सारे लोगों के बारे में एग्जैक्ट नेचर पता कर पाएंगे। वेरी गुड। तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में हर एक वो चीज पता कर पाते हैं जो कि चार्ज का प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है। एक कंडीशन है मैक्रोस्कोपिक, क्या है कि जब नजदीक है तब तो हमको मालूम चल जाएगा कि ये इसका नाम चार्ज है, ये करता है, ये वो करता है। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए कि जैसे अगर स्कूल है, स्कूल में एक असेंबली हॉल है, असेंबली का समय है, और आप लोग असेंबली में खड़े हैं और हम छत पे खड़े हैं स्कूल के। स्कूल में 4 मंजिला है और हम छत पे खड़े हैं, वहां से देख रहे हैं नीचे। तो आप जो है वो हमको इंडिविजुअली दिखेंगे क्या? अब हमको इंडिविजुअली दिखेंगे क्या? हमको लगेगा कि पूरा का पूरा हॉल जो है वो चार्ज से भरा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो वहां पर जो प्रॉपर्टी आएगा ना उसको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। इट इज एज सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास कंडीशन, जो आप लोग अभी अभी देखे थे। हम आपको बोले थे कि रॉड जो है इसमें पूरा का पूरा मास है, सेंटर ऑफ मास में बताए थे ना आप लोग को, बताए थे ना। अगर अब हम बोल दें कि सारे में चार्ज अवेलेबल है तो हम बोल देंगे इसमें सारे में चार्ज अवेलेबल है, तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कंडीशन दे देगा हमको। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल करके बताते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को थोड़ा सा फील लीजिए। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है,
इसके सामने भी पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ये एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और हम आपसे पूछेंगे कि इसके इस दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, तो हम बोलेंगे ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है वही इसके ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू एक ही है, हाँ या ना? अब आप इमेजिन कीजिए इस प्रकार का रॉड है, चार्ज का रॉड है, जिसपे बहुत सारा चार्ज है, जिसपे बहुत सारा चार्ज है, और इसके सामने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज दे दिया जाए, छोटा सा पॉइंट चार्ज दे दिया जाए, तो इस दोनों में क्या होगा? क्या यही कंडीशन रहेगा? तो हम बोलेंगे कि नहीं, कंडीशन बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी, यहां से यहां का दूरी, वो क्या हो रहा है? वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। यहां पे दूरी कांस्टेंट था, यहां पे दूरी क्या था? यहां पे दूरी जो है वो वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? और हमेशा ही, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो, चाहे रिपल्सन का फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, हर एक केस में F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता ही होता है। चाहे आप ग्रेविटेशन पढ़ें, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ें, दो ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी से इसका रिलेशन होता ही है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम आपसे अगर बोलेंगे कि जैसे ही दूरी घटा तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा ना? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे दूरी बढ़ा, इस पे फोर्स कम कम लगेगा, लगेगा। यानी एकदम एक्सट्रीम एंड पे आ जाएंगे तो सबसे कम फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना? तो हम आपको यस बोलेंगे कि हर एक पे जो फोर्स लग रहा है वो या तो ज्यादा या फिर कम है। कम। कांस्टेंट है क्या? नो। कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्रॉपर्टी पढ़ना होगा वो वैरी कर गया कि नहीं इस वाले प्रॉपर्टी से? यस कर गया सर। या नहीं यस किया? सर। तो यही चीज दोनों के बीच में अंतर है जो हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में। अब हम आपको ये चीज समझाने के लिए लिए थे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ भी दिखता नहीं है तो हमको फील कराने में थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा, और हम लोग वैसे ही करते हुए चलेंगे ताकि ये चैप्टर पे हमारा कमांड बहुत तगड़ा बन जाए। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में आ जाइए। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में पहला है लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक के बाद हम लोग मैक्रोस्कोपिक ही पढ़ेंगे। इसको भी आप लोग इतना ही बना के और लिखिएगा, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी exhibits behavior in the condition of continuously distributed charge. Macroscopic property exhibits its behavior in the condition of continuously distributed charge. However, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इससे जस्ट विपरीत है ये। इज दिस क्लियर? तो आप लोग इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
क्या आप सारे लोग लिख चुके हैं इसको? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ो। बढ़े आगे। यस सर। नाउ नाउ इज द कंडीशन कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बात किए। अब ध्यान देना है कि यहां मान लीजिए कि एक चार्ज है, यहां एक दूसरा चार्ज है, और इन सारे को एक सिस्टम बना दिया जाए। इन सारे को एक सिस्टम बना दिया जाए। हम आपको बोले कि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, ठीक। तो अब हम आपसे बोले कि इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। अब हमको बताइए कि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी था, 10 प्रोटॉन इसमें भी था। अब क्या हुआ, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ठीक। तो हम इसमें क्या बोले, प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है क्या? प्रोटॉन No, पहले भी sir. 10 है। अब लेकिन अंतर क्या हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यहां 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहां पर कितना हो गया, 6. 6। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। यानी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन घटा। घट गया. घट गए। एग्जैक्टली। तो जैसे ही यहाँ पे घटा तो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ गया ना, नहीं समझे Yes, बात sir. को? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव में है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ गया, समझ रहे बात को? और यहाँ पे Yes, sir. इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहाँ पे हम लोग -4 करेंगे। -4. समझ में आ गया ये चीज? ठीक है। Yes. अब देखने की बात यह है कि अगर इस प्रकार का दो चार्ज, ये Q1 है, ये Q2 है, अगर इस प्रकार का दो चार्ज को एक सिस्टम बना दिया जाए और हम बोले कि इनिशियली चार्ज कितना था, तो आप जरा सोचिए, पहले कितना था, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? पहले -10 और +10, इस दोनों को जोड़ देते तो कितना हो जाता? न्यूट्रल सर। 0. Neutral. और यहां पर इसका भी अगर इसको जोड़ देते तो ये कितना हो जाता? 0। 0. तो टोटल हमारे पास जो चार्ज निकल के आ रहा था वो कितना था? 0। 0. अब बाद में क्या हुआ कि इसमें से चार्ज ट्रांसफर्ड हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। तो Transfer अगर हो गया. तो फाइनल का बात करें तो इस पे चार्ज कितना हुआ? +4E। +4E. कितना हो गया? -4E। -4E. मिला के कितना? 0. वाह, यहीं पर तो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहीं पर भी ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय किया गया है क्या? No, But it sir. can be transferred from one body to another. अनदर। Initial charge will be equals to final charge. Is this clear? And so we can say the charge is conserved. समझ में आ गया ये चीज? Yes, कोई sir. समस्या है इसमें? तो हम लोग No, यहाँ sir. पे लिखें, चार्ज कैन, लिख चुके हैं क्या इसको? नहीं लिखे हैं। नहीं लिखी। Charge can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another from one body to another
carrying the condition of initial charge to be equals to final charge. This is the definition of conservation of charge and ये हमारा एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इफ इट विल बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, वो बच्चे जो कि जेई मेंस और नीट को दिमाग में लेके रखे हैं उनको भी बोर्ड देना ही है, और जो लोग बोर्ड को लेके चल रहे हैं वो उसको बोर्ड तो देना ही है. तो सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये सजेशन होगा, जब कभी भी एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पूछा जाएगा तो इस प्रकार से डायग्राम जरूर बनाइएगा. स्टेटमेंट आपको देना है थोड़ा, और मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको सपोर्ट जरूर दीजिएगा, बिकॉज अगर ऐसा करेंगे तो आपका मार्क्स कोई काट नहीं सकता है. और सिर्फ थ्योरी भर देंगे तो क्या होगा कि जो चेक कर रहे हैं उनको लगेगा कि आप कुछ ना कुछ उसमें घालमेल किए हैं. आगे बढ़े हम लोग. अपने आप को चार्ज कीजिए. आगे बढ़े. देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा खास नहीं है. एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? तो देखिए ऐसा है कि कोई भी बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर +2 E है, -2 E है, +1 कुलम कर दें ज्यादा बेटर है, +4 कुलम है, तो 4 5 और ये 0, यानी कि 5 कुलम इसका एडिशन होगा. कहने का अर्थ है एडिटिव प्रॉपर्टी के अनुसार इसको जब भी जोड़ेंगे तो स्केलर एडिशन से जोड़ेंगे. Scalar addition will be applicable while finding total charge of a body. सर ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का है. हाँ फिर से पूछिए, क्या पूछिए? ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का पॉइंट है. हाँ, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है, ये चार्ज का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम लोगों को जो प्लस है उसको प्लस के फॉर्म में, जो माइनस है उसको माइनस के फॉर्म में, एज सिमिलर टू व्हाट वी डू इन मैथमेटिक्स, उसी तरीके से हम लोगों को इसको जोड़ देना है. जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी. समझ में आ गया? यस सर. ये पहला दूसरा क्लास भर आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी जो है वो लेके चलना है. हालांकि आप लोगों का हमको लगता है खत्म करवा दिए थे क्या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज?
आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब क्या है ना कि अब ये जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो हम आपसे बोलेंगे कि चार्जेस आर क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। फिर से समझिए इसको, ये मैथमेटिकली हम आपको इस तरीके से लिख दिया। अब इसको समझने का तरीका क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि 1 कूलम चार्ज है, तो क्या चार्ज जो है वो सबसे छोटा यूनिट है? नहीं, सबसे छोटा क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल के ही ना कोई चार्ज बनाएगा, हाँ या ना? अगर मान Yes, लीजिए sir. कि एक चार्ज है, वो बहुत बड़ा सा पत्थर है और इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हमको मालूम करना है कि 1 कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पता कर लिए तो प्रोटॉन तो अपने आप मालूम चल जाएगा ना, क्योंकि Yes, sir. जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन प्रोटॉन। होगा। समझ में आ रही है ये चीज? तो हम Yes, sir. ये इस आधार पे क्या किए कि हम लोग बोले कि कोई भी चार्ज जो है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। समझ में आ गया ये चीज? और इसमें Yes, क्या sir. किए हम लोग, दिमाग लगा दिए। इसमें बोले कि n जो है वो होल नंबर नहीं है, n जो है वो होल नंबर नहीं है। अगर होल होगा तो क्या हो जाएगा? 0 भी आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि n होल नहीं है, ये क्या है? इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर। Integer. यानी 2 3 4 कुछ तो हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और अगर Minus. प्लस हुआ तो प्रोटॉन यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर माइनस हुआ तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, electron. एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ये चीज? यानी या तो ज्यादा Yes, इलेक्ट्रॉन या कम इलेक्ट्रॉन, ज्यादा प्रोटॉन कम प्रोटॉन, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया ये चीज? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको अगर लिखना होगा हमको डेफिनेशन, तो हम लोग लिखेंगे चार्जेस आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, क्या n का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है? तो हम आपको बोलेंगे कि देखिए ऐसा है कि अभी तक हमें चार्ज का वैल्यू आया है +-2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कहा जा रहा है क्वार्ज। ये कहा जाता है इसको क्या? क्वार्ज। लेकिन ये जो पार्ट है ये अभी मॉडर्न फिजिक्स में आया है, अभी अभी का ये चीज है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है इसको निकाले हुए, इसलिए अभी तक इसको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। इज दिस क्लियर? तो जो हमारे पास चलते चला आ रहा है इसी चीज को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। समझ में आ गया ये चीज? Yes, sir. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन तो आप लोग को पता है। और मास और चार्ज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। जहां मास होगा वहां चार्ज होगा, और जहां चार्ज होगा वहां भी मास होगा। समझ में आ गया ये चीज? Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग। सर मास भी चार्ज पे डिपेंड करता है। क्या बोले? मास भी सर चार्ज पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों के पास मास है या नहीं है? यस सर। तो Yes, हम sir. लोग चार्ज कैरी नहीं करते हैं। Yes, sir. यस सर। अगर मान लीजिए कि एकदम छोटा से छोटा धूल का कण भी ले लीजिएगा ना, तो उसमें भी एक प्रॉपर्टी होता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का। वो हमारे शरीर से चिपक जाता है या फिर वो हमसे रिपेल जी। कर जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारा प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट करता है कि नहीं करता है? जी सर। तो मास जो है वो अगर है तो क्या चार्ज रहना जरूरी है।
होगा ही होगा। इस चीज को नोट डाउन आप लोग कर लिए, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बहुत सारा चीज जो है वो अभी हम लोग कंप्लीट किए। 1 2 3 4 5। अच्छा, चार्जेज या क्वांटाइज में कुछ एक क्वेश्चंस भी आता है, ये आप लोग समझ लीजिए, इजी क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी कवर अप किए हैं। अगर हमसे बोला जाएगा 1 कूलम का चार्ज है और बोला जाएगा कि 1 कूलम के चार्ज में बताओ कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह हमसे पूछा जा सकता है। और या फिर बोला जाएगा कि अगर +2 कूलम ऑफ चार्ज है, +2 कूलम ऑफ चार्ज है, तो बताओ कि कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हम आपको क्या बोलेंगे बताइए तो जरा सा, क्या है इसका आंसर? N equal to Q by E. N इज इक्वल्स टू Q बाई E। Q कितना लेंगे? 2। E जो है 1.6 इंटू 10, 1.6 into 10⁻20। ये 200 हो गया, बाई 16 इंटू 10⁻−18 हो गया। कोई समस्या इसमें नहीं है? अच्छा, ये अगर इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? यानी कि 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। इतना इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? N इजिकल्स तो इतना ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कैसे वो समझिएगा। A 12.5 इंटू 10⁻18, B 12.5 इंटू 10⁻18। ठीक है, और इसमें बोला जाएगा कि ये एक्सेस है और इसमें डेफिशिएंसी है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसके लिए हम लोग इसको बनाए हैं, ऑप्शन 2 दिए हैं, देगा तो 4 ऑप्शन। कंफ्यूज तो आपको और ज्यादा करेगा, लेकिन हमको बताइए इस 2 में क्या देंगे हम लोग। श्योर हैं आप लोग बताइए, सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताइए। Excess सर। एक्सेस होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा सर। डेफिशिएंसी हो जाएगा। और कोई? ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है। इसमें कोई सोचने का बात ही नहीं है ना, हम आपको पहले ही बता दिए ना, अगर प्लस सिंबल है यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है ये चीज? उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, और अगर माइनस साइन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो दोनों ऑप्शन में आंसर सेम है, चेंजेस बस एक्सेस और डिफिशियंसी में है, तो ये समझना है आप। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब आता है 6th, सर ये है। वहाँ सर नंबर 12.5 था ना सर, हाँ हाँ, तो सर वो इंटीजर नहीं ना हुआ इंटीजर नहीं हुआ, कैसे? सर? आप 12 या ऑर्डर 13 रहता तो ना सर। आप ऑर्डर में बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर ऑर्डर आप लोग पढ़े हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। इसको जब गुना करके लाइएगा तो कितना बन जाएगा ये? हाँ या ना? ये यस इंटीग्रल वैल्यू नहीं है क्या? ये इंटीग्रल वैल्यू है या नहीं है? यस सर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। समझ गए बात को? यस सर।
चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर, इट मीन्स क्या, चार्ज जो रेस्ट में रहेगा वही चार्ज मोशन में भी होगा, यही तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसका। अनसिमिलर टू m is equals to m naught यहां पर क्या हो रहा है, मास जो है वो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट वेरी, वेरी करता है कि नहीं करता है, वेरी करता है ना, Yes, sir. तो प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये वेरी करता है ना। तो हम बोल रहे हैं क्या कि मास जो रेस्ट में रहेगा वो मास ही मोशन में होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो चार्ज रेस्ट में रहेगा वही चार्ज मोशन में भी होगा, ये जरूरी है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मास टू, मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम एनर्जी टू मास एंड मास कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मास टू एनर्जी, ये कहना है मेरा, समझ गए बात को। अब आप बोलेंगे कि जो लाइट है इसमें मास होता है कि नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि आपको वो लाइट के बारे में पता है वो जो कि 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच का है, वो आपको दिखता है इसीलिए आप उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट वो वाला लाइट जो कि 400 से कम नैनोमीटर का है, या फिर जो 400 से ज्यादा 700 से ज्यादा नैनोमीटर का है, उसी चीज को तो यूज किया जाता है, लाइट को ही यूज किया जाता है, जानते हैं कहां पे, कैंसर के घाव को डिस्ट्रॉय करने में। सोचिए कितना पावरफुल है वो, इतना पावरफुल है कि आपके स्किन को भी छेद सकता है। तो लाइट में क्या कैपेसिटी है, समझ पा रहे हैं आप, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आप ये समझिए कि ये जो चीज हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहे हैं इसलिए नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब ये फिजिकली हो रहा होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये लाइट का बहुत सारा वेरिएंट है, जिसमें हम लोगों को चर्चा अभी करना है पूरे क्लास 12 के दौरान। समझ में आया ये चीज, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर एंड मासेस आर नॉट, और इस दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, यानी क्लास 12 का एक बहुत प्यारा सा सवाल है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन, ये सब तो आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो लोग क्लास 12 को भी टारगेट कर रहे हैं। अब ये आप लोग मत बोल दीजिएगा कि वो स्टूडेंट कोई नहीं है जो कि क्लास 12 को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप लोग जितना डीप में जाएंगे ऑटोमेटिकली क्लास 12 का तैयारी हो जाएगा। इज इट क्लियर? और ये हम आपको बताएंगे नहीं, ये आप लोग खुद से करके आएंगे, आप लोगों के नोट में ये होना चाहिए। दिस इज द होमवर्क पार्ट फॉर यू ऑल। जैसे दिया जाता है ना क्लास वर्क, होमवर्क लाए हो बच्चों, वैसे ही डिजिटल स्टिक रखना होगा, और जो लोग नहीं लाया होगा उसके लिए डिजिटली पनिश करेंगे आप लोगों को। लिख लिए इस चीज को? Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग। नाउ हियर कम्स मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। अब आपको हम ये बताएं कि इसके बीच में इतना आसानी से आप कूलम्स लॉ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन थ्योरी पार्ट में बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो कि हम आगे भी कवर करेंगे, जैसे कि मैक्रोस्कोपिक पार्ट हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। इट इज क्लियर? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन कब करेंगे? आगे के क्लासेस में। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ में। It is applicable for
It is applicable for point charges. Short range of distance. Forces will always be applied along the line joining two charges. अब इन तीनों ही चीज को हम आपको समझाएं. व्हाट इज कूलम्स लॉ? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F is directly proportional to mod of Q1 mod of Q2. यानी कि अगर दो चार्ज आमने सामने रखा जाए Q1 और Q2, तो कोई जरूरी नहीं कि Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो, या फिर Q1 नेगेटिव हो Q2 पॉजिटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसमें. तो इसका जो कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ लॉ अप्लाई करते समय, और जब हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तब, ये जो बात कर रहे हैं ये हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं. जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात किसका करेंगे? मॉड ऑफ Q1 एंड मॉड ऑफ Q2. इज दिस क्लियर? नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव ही लेंगे, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे ही लेंगे. ये एक कंडीशन हो गया. दूसरा, Q1 को अगर हम लोग जोड़ेंगे इससे Q2 से, तो इस दोनों के बीच में कुछ तो दूरी आएगा कि नहीं आएगा? इस दोनों के बीच में कुछ तो दूरी आएगा. Yes, ये sir. दूरी अगर d मान लें, क्या मान लें? d मान लें. और ये दोनों के बीच का जो लाइन जो इस दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या? इसको कह रहे हैं लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. इज दिस क्लियर? इसको हम लोग कह रहे हैं क्या? लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. तो जब कभी भी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा, तो वो हमेशा ही जो लाइन इस दोनों को जोड़ रहा होगा उसी के अलोंग लगाएगा, यानी उसी दिशा में आगे की ओर लगा देगा. समझ में आ रहा है ये चीज? अगर ये अट्रैक्शन हो रहा होगा तो अंदर की ओर, और अगर रिपल्सन हो रहा होगा तो बाहर की ओर. बाहर की. उसी प्रकार से एक्शन, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये इसके ऊपर बल लगाया तो Q2 क्या इसको छोड़ देगा? वो बोलेगा कि हमको थप्पड़ मारे हो तो हम भी तुमको मारेंगे. तो यहाँ पर ये जो है 2 के ऊपर 1 के द्वारा लगाया बल है, और ये 1 के ऊपर 2 के द्वारा लगाया गया बल है. समझ में आ रहा है ये चीज? कभी भी ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो हम लोग ऐसा कह दें कि Q1 जो Q2 के ऊपर लगा रहा है फोर्स वो ऐसे है, और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो ऐसे है. ऐसा कभी कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते. तो हमेशा ही ये स्टेटमेंट ही है, इसको दिमाग में रखना है. सेकेंड चीज, अगर मान लीजिए कि अट्रैक्शन का बात होगा, ये -Q1 है और ये Q2 है, तो हम लोग फिर से लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस करेंगे, और Q1 जो Q2 के ऊपर लगा रहा होगा वो क्या होगा? अट्रैक्शन. वो क्या होगा? Q1 और Q2 ये शायद बीच में से D लिखे हैं. क्या? सब फिर से बता रहा हूँ. ये मतलब इसको फिर से बताना है क्या? यस सर. Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों के सामने जो चार्ज दिया गया है वो पॉजिटिव नेचर का है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा. यस सर. यस. तो Q1 अगर Q2 को जब भी रिपेल करेगा, तो इस दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा उसी लाइन के अलोंग करेगा, यानी कि उसी लाइन के दिशा में आगे की ओर करेगा. कोई समस्या है इसमें?
नो सर। और उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे -Q1 चार्ज हो गया तो क्या होगा? Q2 Q1 को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा। ये हमारा फोर्स हो जाएगा जो कि 1 पे 2 के द्वारा लगाया गया है। इट इज क्लियर? और यस सर। Q1 जो है वो Q2 को क्या करेगा? वो भी तो अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल करेगा क्या कभी? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? ये 2 के ऊपर 1 के द्वारा लगाया गया बल है। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज? तो Yes, यहाँ sir. और अंतर क्या है? अंतर है दिशा का। किसका अंतर है? डायरेक्शन। डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन ओनली, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है ये चीज? दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशन। तो हम लोग अभी मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि ये तो चीज आप लोग समझ गए होंगे, ये तो बेकार का चीज है, ऐसा आप लोग को गलती से भी नहीं करना है। अब हम लोग यहाँ आ जाएं। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसा हम आपको क्यों बताया, ये भी हम आपको बता देते हैं। बहुत फनी इंसिडेंस और मडेनी लाइफ का इंसिडेंस इसलिए बताया था। हम जब 11th स्टार्ट किए थे तो हमको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था। तो हमको बोला गया था क्या कि dy बाई dx किया जाता है। तो हम लोगों को बोला गया dx टू द पावर 4 बाई dx अगर कर दें तो क्या वैल्यू आएगा। तो हम भी आप ही लोगों के जैसे थे, लेकिन इतना ज्यादा मेधावी थे कि क्या कहें हम। तो हम लोग क्या किए कि d को d से कट कर दिए, x को 3 से कट कर दिया और बोल दिए x क्यू हमारा वैल्यू है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो गलती से भी ऐसा ना हो जाए, इसीलिए हम आपको व्हाट नॉट टू डू ये बता दिए हैं। इज दिस क्लियर? सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। सो अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉरी वन थिंग, यहाँ पे R मत लिखिएगा, यहाँ D लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम D लिखे हैं। कोई समस्या इसमें नहीं है। अब हम लोग जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये जो है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन। ये है क्या? ये सिंबल का नाम है, नेम ऑफ सिंबल। और ये हम लोग कहते हैं इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है? और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई समस्या इसमें नहीं है? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? यस सर। सर ये है क्या चीज, हम मैं नहीं समझी, नहीं यहाँ से समझे? भी बता। नो सर। ध्यान दीजिए, ये हम लोगों का प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। जी। और कहीं प्रोपोर्शनलिटी हम लोग ब्रेक करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। हाँ वेरी गुड। कहाँ है सर? हाँ अब ध्यान दीजिए, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आप बोलिएगा कि ये आप कहाँ से लाए? तो हम बोलेंगे कि जब कभी भी दो चार्ज को आमने सामने रखा गया और जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो बार बार करने के बाद एक वैल्यू जो कि एवरेज करने के बाद निकाला गया, वही वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। यस सर। क्लियर? तो ये वैल्यू वो है जो कि लैब से निकाला जाता है। ठीक है? तो साइंटिस्ट लोगों का कहना है
कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक हुआ तो जो कांस्टेंट का वैल्यू आया दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? ये एप्सिलॉन, यस सर। ये एप्सिलॉन जो है इसको एप्सिलॉन ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसको हम लोग कहते क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू ये है, दिमाग में रखना। -12 न्यूटन। न्यूटन, अरे बहुत आसान है ना, एप्सिलॉन को इधर ले जाइए और फोर्स को इधर ले आइए, तो ऊपर में कूलम को कूलम से गुना कीजिए, कितना हो गया? कूलम स्क्वायर। क्या हो गया? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? बता रहे हैं आप लोग का हो गया? सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग का भी हो चुका है? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान दीजिए, देखिए ऐसा कोई जरूरी है क्या कि ये जो Q1 और ये जो Q2 रखा गया है किसी d दूरी के ऊपर, ये कोई जरूरी है क्या कि ये हमेशा हवा में ही हो? कोई जरूरी है? कहीं हम लोग बॉन्ड किए हैं? No, sir. कहीं हम लोग कोई बॉन्ड, कोई एग्रीमेंट नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है कि ये हो सकता है पानी के अंदर भी हो। अब रहा बात कि क्या ये पानी के अंदर जाने के बाद उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लग रहा था? तो लॉजिक है, इसके ऊपर लॉजिक है। ये तो हम ऐसा है कि ये तो एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया वैल्यू है, लेकिन हम आपको फील दिलाने के लिए बोलते हैं। आप दो दोस्त हैं, दोनों में बहुत जबरदस्त दुश्मनी है। दो दोस्त है और दोनों के बीच में जबरदस्त दुश्मनी है। जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, चाहते हैं कि एक दूसरे को मार ही डालेंगे यार, ठीक है? तो आप दोनों जो है वो हवा में है, मतलब ऐसे जगह पर है जहाँ पे बीच में हवा है, तो जब मारिएगा तो कस के लगेगा ना उसको, लगा कि नहीं लगा? और वही वो भी आपको मारेगा तो कस के लगेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब हम क्या किए, हम तो टीचर हैं, हम चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, तो हम क्या किए, आप दोनों को पुली से उठाए और ले जाके और सीधे पानी के अंदर डाल दिए। अब हम आपको बोले कि आप दोनों फिर से वही बल लगाइए, तो क्या आप उतना ही लगा पाइएगा? क्या नहीं लगा पाइएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी हम क्या चेंज किए? मीडियम। क्या चेंज किए? मीडियम। मीडियम। चेंज करने से फोर्स का जो वैल्यू है उसमें कुछ बदलाव आता है। ये क्यों आता है? इसलिए आता है कि हर एक मीडियम फोर्स के लिए एक सर्टेन परमिशन देता है। क्या देता है? एक सर्टेन परमिशन देता है, उससे ज्यादा फोर्स आप नहीं लगा सकते हैं। इट इज क्लियर? तो ये मीडियम के द्वारा आपको परमिशन दिया गया है। तो वो परमिशन जो मीडियम के द्वारा दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं? परमिटिविटी। इज दिस क्लियर? तो जो हम लोग एप्सिलॉन नोट देखे थे ना, ये वाला, इसमें हम लोग एप्सिलॉन के नीचे 0 लगा दिए थे, तो ये वाला सिंबल जैसे ही आ गया तो ये फ्री स्पेस का बात हो रहा है, यानी एयर का बात हो रहा है। क्लियर है? एयर के केस में ये होता है वैल्यू। समझ गए बात को? अब अगर मान लीजिए पानी में गए तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? Relative permittivity. परमिटिविटी। इसके लिए हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू होता है। समझ के बात को? तो अगर हम आपसे बोलें
कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्या हो, तो हम बोलेंगे इसका वैल्यू होगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। फिर आते हैं वहीं पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये वाला जो है ये परमिटिविटी ऑफ क्या है, मीडियम। ये आर जो है इसका मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। इज दिस क्लियर? और इसको क्या कह रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एकदम से वैसा ही नहीं लग रहा है आपको जैसा आप लोग डेंसिटी में पढ़े हैं। रिलेटिव डेंसिटी Yes, पढ़े हैं कि sir. नहीं पढ़े? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कुछ होता है, एयर कुछ होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर परमिटिविटी होता है। समझ में आ गया ये चीज? अब ध्यान देने वाला बात और है, क्या है कि फोर्स का वैल्यू जो है जो हमको निकल के आ रहा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो मान लीजिए कि अगर हमसे कोई बोल दे कि ये जो फोर्स है वो हवा में इतना है, मीडियम में कितना हो, तो हम लिखेंगे F मीडियम। हाँ या ना? पहले हम लोग हवा का बात कर रहे थे तो F लिखे हुए थे, और हम लोग जैसे ही मीडियम का बात करेंगे तो F मीडियम लिख देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, सब चीज को सेम रहने देंगे। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम कर देंगे, खाली क्या करेंगे, एप्सिलॉन मीडियम। और यहाँ पे कर देंगे क्या, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 एंड अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे कोई पूछेगा कि अब हमको बताइए कि अगर मान लीजिए कि हवा का हमको फोर्स पता है, यानी कि एक चार्ज है 2 कूलम का और एक चार्ज है 4 कूलम का, दोनों के बीच का दूरी जो है वो है 10 मीटर। ठीक है, ये जब हवा में रहेगा तो इसका वैल्यू अगर मान लीजिए कि 10 न्यूटन है, तो पानी में जाने के बाद कितना हो, ऐसा अगर हमसे सवाल पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, F एयर अपॉन F मीडियम कर दिया जाए, तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, ये ऊपर चला जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन m अपॉन 1 हो जाएगा क्या, ये और ये तो कट जाएगा ना, Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर और Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर तो कट जाएगा ना। समझ में आ रहा है ये Yes, चीज? sir. अब हम लोगों के पास बचा क्या, ये 4 पाई ये 4 पाई भी कट गया। तो अब हम लोगों के पास एप्सिलॉन m कितना है, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम लोग अगर बात करें कि वैल्यू क्या हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं ये कि F मीडियम जो है वो हवा में लग रहे बल के एप्सिलॉन r टाइम्स घटा देता है वैल्यू को। फिर से समझिए, F मीडियम जो है, किसी भी मीडियम में जो फोर्स दो चार्ज के बीच में लग रहा होता है वो हवा में लग रहा है फोर्स का इतना गुना कम होता है। समझ में आ रहा है ये चीज? एप्सिलॉन r टाइम्स वो डिक्रीज कर देता है वैल्यू को। समझ में आ गया ये चीज? नहीं समझ में आया? Yes, sir. अगर मान लीजिए हवा में दो के बीच में 10 न्यूटन है और हम आपसे बोल दें कि ऐसे बोल क्या दें, एप्सिलॉन r जो वाटर का होता है, एप्सिलॉन r वाटर का होता है 80। कितना होता है, 80। जैसे कि आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी पता होता है ना, वैसे नहीं एप्सिलॉन r का भी वैल्यू अलग मीडियम का अलग अलग होता है। समझ गए बात को? तो वाटर का जो है वो एप्सिलॉन r दिया होता है 80 और हवा में दो चार्ज के बीच में लग रहा था फोर्स 10। तो जैसे ही हम पूछेंगे कि पानी में अगर ले गए तो कितना फोर्स लगा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 10/80, इतना टाइम घट गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले वो लग रहा था 10, अब वो 80 गुना घट गया फोर्स। समझ में आ गया ये चीज? कोई दिक्कत है क्या? तो ये फोर्स, ये जो फॉर्मूला है इसका क्या एग्जिस्टेंस है ये मालूम चल गया क्या? कोई समस्या है इसमें? No, क्लियर है ना? sir. इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। यस, हाँ बोलिए।
ये रिपीट जो किए हैं नीचे एफ एयर बाय एफ मीडियम वाला, वो फिर से रिपीट कीजिएगा सबसे देखिए लास्ट में। एयर में जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उसमें एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन m कर दिए, ये वाला Yes, sir. फॉर्मूला हो गया। तो हम क्या किए उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, और हम बोले ये कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग। जब ऐसा किए तो हमारे सामने वैल्यू ऐसा आ गया और इसका जो रिजल्ट आया वो एप्सिलॉन आ रहा है। समझ में आ गया Yes, ये sir. चीज? इस वजह से ये रिलेशन निकल के आ गया F मीडियम इज इक्वल टू F एयर बाई एप्सिलॉन r। R. कोई समझता है इसमें? No, sir. नहीं है? क्लियर है ये पॉइंट? तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.